वेलकम बैक दोस्तों। आप सबका मैं स्वागत करता हूं कैंजन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वो 5 मिस्टेक्स के बारे में। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा, 5 इनोसेंट मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन्हीं 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कॉमन है एक टैक्स पेयर के लिए। जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो इन 5 मिस्टेक्स को वो अवॉइड कर देता है। मतलब डेट मीन्स कि इन 5 मिस्टेक्स को करने करते वक्त उसको इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता ये मिस्टेक है। चलिए हम एक बार अपने आ जाते हैं पोर्टल पे। ठीक है, थंबनेल मैंने आपको दिखाई दिया। अब बात कर लेते हैं नोट्स पे डायरेक्टली। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपके सामने कि नोट फाइलिंग ऑफ योर आईटीआर रिटर्न ऑन टाइमली और नोट फाइलिंग इट ऑल। कि भैया क्या होता है, मोस्टली टाइम हमने देखा गया है कि एक टैक्स पेयर क्या करता है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल ही नहीं करता। और कई बार क्या होता है, टैक्स पेयर रिटर्न को तो फाइल करता है मगर वो टाइमली नहीं करता है, ड्यू डेट पे नहीं करता, आफ्टर ड्यू डेट करता है। ठीक है ना। तो ये भी एक तरह की मिस्टेक है जो देखने को मिलती है। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है कि इस तरह की मिस्टेक होती क्यों है। आपने देखा होगा कि जैसे कि मान लीजिए 250 लाख रुपीस की आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट के अंदर आप कवर होते हैं कि भैया 2.5 लाख रुपए तक की स्लैब रेट में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। मगर क्या हुआ, मिस्टर ए है जिसकी इनकम जो है 3.5 लाख रुपए की है, मगर उसका चैप्टर 6 ए के अंदर मतलब जो डिडक्शन है सेक्शन 80C TU ATU का, वो 1.5 लाख रुपए का है। इसे माइनस करने के बाद आपको पता ही है कि जो हमारी एग्जाम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए की, उससे कम वो उसकी इनकम बन जाती है। ठीक है ना। तो वो क्या करता है, अवॉइड करता है अपनी रिटर्न को, वो फाइल ही नहीं करता। वो कहता है मैं तो टैक्स ब्रैकेट में आता ही नहीं, मुझे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में मैं आपको एक बार जो मेंशन किया हुआ है मैं आपको रीड करके बता देता हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं। The taxpayer have many times does not file their income tax return while their tax liability is nil but their gross total income is above the tax limit। जैसे कि मिस्टर ए के केस में क्या था, उसकी टैक्स लाइबिलिटी जो थी वो तो बन रही थी नील। ठीक है। मगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या थी, वो अबव थी किसके, स्लैब रेट से 2.5 लाख से ज्यादा थी। मगर यदि डिडक्शन ले ले वो 80C ATU की 1.5 लाख रुपए की, तो उसकी जो इनकम बनती है वो आपकी 2.5 लाख से कम बन जाती है। ठीक है ना। इस केस में हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम तो स्लैब रेट से ज्यादा है, तो इसके लिए इसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। ठीक है। मगर ये क्या करता है, कहता है मेरी तो टैक्स लायबिलिटी नील है, मैं क्या करूंगा रिटर्न फाइल करके। इन सच केस द टैक्स लायबिलिटी नील बट द ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन द स्लैब रेट। द एग्जम्पशन फॉर द फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स ओनली फॉर द दोज इंडिविजुअल एंड HUF whose gross total income does not cross the basic exemption limit। मतलब जो आपकी 2.5 लाख रुपए है। Hence, in such case, not filing of the income tax may attract the penalty of the 5,000 rupees under section 271F। आपको पता होगा यदि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, यदि आप ग्रोस लिमिट से ज़्यादा हैं, एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं, वो बाकी अलग बात है कि आप एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद आपकी इनकम स्लैब रेट से कम है, मगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम देखी जाती है, टोटल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं अपन, नेट टोटल इनकम की। तो उस केस में आपके ऊपर 5,000 की पेनल्टी और 271F का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। और साथ में कई बार क्या देखा गया कि भैया वो फाइल तो करता है मगर डिले करता है। कि फॉर एग्जांपल मान लो अभी आज की बात कर लें कि आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 जिसका असेसमेंट ईयर 19-20 बनता है, उसकी रिटर्न फाइल नहीं किया आपने। वो 31 जुलाई 2019 तक आपको फाइल करनी थी 18-19 की, मगर नहीं किया आपने। तो उस केस में आपको 10,000 रुपये तक, मतलब जो लेट फीस है, अप टू 10,000 रुपीज तक पे करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर में। तो आपने देखा सबसे पहले कि जो 5 मिस्टेक्स की मैं बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो में, उनमें सबसे पहली मिस्टेक क्या थी हमारी कि भैया हम नोट फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइमली, और यहाँ हम उसे फाइल ही नहीं करते ओवरऑल। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, नोट डिस्क्लोज द एग्जम्प्ट इनकम और द टैक्स फ्री इनकम। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो नॉर्मली देखी जाती है कि ऑल्सो द सच इनकम डज नॉट अट्रैक्ट द एनी टैक्स लायबिलिटी सच मस्ट बी रिपोर्टेड। उसके बाद भी उसको रिपोर्ट करना मस्ट होता है, जैसे कि पीपीएफ का इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है और टैक्स फ्री कोई गिफ्ट मिल जाए आपको, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका टैक्स फ्री है, मस्ट बी रिपोर्ट इन द इनकम टैक्स रिटर्न। उसे भूलिए मत दोस्तों, आपको इनकम टैक्स रिटर्न में उसको जरूरी है उसको रिपोर्ट करना। वो भले ही टैक्स लायबिलिटी को अट्रैक्ट नहीं करता है, मगर फिर भी आप पीपीएफ के इंटरेस्ट को, टैक्स फ्री गिफ्ट्स को जो आपको मिले हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका एग्जम्प्ट है, उस केस में आपको उसको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। आगे बात करते हैं नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट इनकम। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो टैक्स पे करता है। क्या होता है भैया, कई बार ना सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आता है, हम डिस्क्लोज नहीं करते। एफडी का इंटरेस्ट होता है, हम उसे भी डिस्क्लोज नहीं करते।
यहाँ बात की है इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी और सेविंग बैंक की, कि भैया आपको भी पता है कि 10,000 की और 50,000 की एक लिमिट है, आपको पता होगा। तो उसी की बात की है कि भैया जब आपको पता है सेक्शन 80 टीटीए के अंदर, सेक्शन 80 टीटीए के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाती है अप टू 10,000 रुपीज की सेविंग बैंक इंटरेस्ट की, आप उसको डिस्क्लोज क्यों नहीं करते? आपको उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है ना। तो थर्ड मिस्टेक क्या है आपकी, नॉन डिस्क्लोजर इंटरेस्ट इनकम। आगे हम बात कर लेते हैं फोर्थ पे, क्लेमिंग डिडक्शन फॉर द पर्सनल एक्सपेंस। ये तो देखो आप सबको पता है, आप सोचते हो ये टैक्स प्लानिंग है, ये टैक्स प्लानिंग नहीं है। इन फ्यूचर आपको इस मिस्टेक को अवॉइड करें तो ठीक है, नहीं तो इन फ्यूचर आपको नोटिस भी फेस करने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है, कॉमन मिस्टेक क्या है, टैक्स पेयर ओपनली क्या करता है, अपने पर्सनल जो एक्सपेंस होते हैं ना पर्सनल नेचर के, उसको डेबिट कर देता है पी&एल में, और उसको ऐड बैक भी नहीं करता अपनी कंप्यूटेशन के अंदर, ठीक है ना। क्या होता है नॉर्मली, मान लो आपने कोई एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, मान लो कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर दिया, या आपने अपने पी&एल में ले जाके डेबिट कर दिया, उसके बाद आपको ऐड बैक भी करना होता है कंप्यूटेशन के अंदर, अदर सोर्स के अंदर, वो नहीं करता भैया। मान लो कोई कई बार सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, आपने कैपिटलाइज कर दिया उसे, जबकि होना नहीं चाहिए, वो ऐड बैक होना चाहिए अदर सोर्स में, वहां से माइनस हो जाएगा बिजनेस इनकम से, ठीक है ना, और वहां पर प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं। और जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन कार, मान लो आपके पास कोई कार है, आप उसे बिजनेस पर्पज में भी यूज करते हैं और अपने पर्सनल पर्पज में भी यूज करते हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स में भी एक परसेंटेज बताई गई है कि इतने परसेंट तक आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगी, जिसे हम बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, बाकी को पर्सनल। तो इन चीजों को भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा कि जो पर्सनल एक्सपेंस आप क्लेम कर लेते हैं पी&एल के अंदर एज एन एक्सपेंस, उसे भी आपको अवॉइड करना होगा। फिर हम बात करते हैं नॉट कंसीडरिंग द इनकम ऑफ द माइनर। देखो सर, ये क्या होता है, नॉर्मली बंदा क्या करता है, माइनर के साथ साथ में मैं एक बात और लिख देता हूँ कि एचयूएफ की बात कर लेते हैं, कि बंदा क्या करता है, एचयूएफ बनाता है टैक्स प्लानिंग करने के लिए, और साथ में कई बार क्या करता है, वो अपने जो माइनर बच्चा होता है, ठीक है, उसके नाम पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देता है, कि भैया इन द जनरेटिंग ऑफ द सच इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट कर दी उसने माइनर के नाम से, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम होती है वो क्लब की जानी चाहिए, किसके, पेरेंट्स के हेड में, जब पेरेंट्स की आईटीआर जाएगी, मगर वो नहीं करता, इस इनकम को भी डिस्क्लोज नहीं करता। तो केयरफुली आपको इसको लेके काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको ना नोटिस फेस करने को मिल सकता है। तो इस आज हमने 5 नोट वो देखे मिस्टेक्स, कि भैया आप अपनी इनकम टैक्स को टाइमली फाइल करें, ठीक है, और कहीं कहीं केस में आप फाइल नहीं करें उसे, तो आप ग्रॉस टोटल इनकम को देखें कि वो यदि स्लैब रेट से कम है तो आप भले ही फाइल ना करें, मगर ग्रॉस टोटल इनकम यदि आपकी स्लैब रेट से ज़्यादा है तो आपको फाइल करना होगा। फिर नॉट डिस्क्लोजिंग एग्जाम्प्ट इनकम, भैया जब आपकी टैक्स फ्री इनकम है जिस पर टैक्स लग ही नहीं रहा, तो उसे डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा ना आपको। जिसकी इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी होती है, आपको पता होगा एग्रीकल्चर इनकम भी कंसीडर की जाती है, उसको भी हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। फिर क्लेमिंग द डिडक्शन फॉर द पर्सनल एक्सपेंस, मैंने आपको बताया, साथ में नॉन डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इनकम एफडी और सेविंग बैंक की, और नॉट कंसीडरिंग द माइनर चिल्ड्रन, कि भैया अपने माइनर चिल्ड्रन की कोई इनकम और उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट की, उससे कोई रिटर्न आई इन्वेस्ट किया, तो उस इनकम को भी आपको अपने हेड में क्लिप करना होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय।